बार फिर हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फ्रीक्वेंसी क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। इस बार हम आप लोगों के लिए दोस्तों लेके आए मध्य प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश। तो आज दोस्तों हम हमारे लेक्चर में आपसे मध्य प्रदेश के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने बोर्ड पर मध्य प्रदेश का एक मानचित्र बनाया है और हम मानचित्र के सहायता से आज आपको मध्य प्रदेश की कुछ बेसिक चीजें समझाएंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश का आज जो हम वर्तमान रूप देखते हैं वो आज इस तरह से है। मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तब इसका स्वरूप कुछ अलग था और 1 नवंबर 2000 को जो छत्तीसगढ़ वाला भाग है वो अलग होने के बाद आज इसका स्वरूप कुछ इस तरह दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये हमारा आज का मध्य प्रदेश है। हम आज के मध्य प्रदेश को मानचित्र के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम मध्य प्रदेश की बात करें तो एक मोटा सा क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से लगती है। मध्य प्रदेश की सीमाएं राजस्थान, मतलब हम उत्तर पश्चिम की बात करेंगे तो राजस्थान, पश्चिम की बात करेंगे तो गुजरात, हम उत्तर पूर्व की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, पूर्व की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ और दक्षिण की बात करेंगे तो महाराष्ट्र से लगती है। दोस्तों, हमारा जो मध्य प्रदेश है वो बड़ा ही यूनिक है। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। हृदय प्रदेश का मतलब है कि भारत के हृदय में बिल्कुल बीचों बीच भाग में स्थित होना। और मध्य प्रदेश की जब भी बात की जाती है तो उसको ये नाम दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ये आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा दिया था। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा और विंध्याचल से अनेक नदियां निकलती है, इसलिए दोस्तों इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। बहुत अच्छे से याद रखेंगे आप, सतपुड़ा और विंध्याचल 2 पर्वत श्रेणियां मध्य प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ से अनेक नदियां निकलती है, इसीलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहते हैं। इसे टाइगर स्टेट का भी नाम दिया गया है। ये तमगा हमें पहले भी मिला था और हाल ही में 2018 की बाघों की जनगणना के बाद 526 बाघ पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य में है तो हमारे राज्य में है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों बहुत अच्छे से कि इसके अनेक नाम है, मध्य प्रदेश, हृदय प्रदेश, टाइगर स्टेट और इसे नदियों का मायका भी कहते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में यह 2 महाजनपदों से मिलकर बना था। एक चेदी जो आज हमारी बुंदेलखंड का हिस्सा है, जिसकी राजधानी होती थी शुक्तिमती, और एक अवंती जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। इसकी 2 राजधानियां होती थी। उत्तर की राजधानी थी उज्जैनी, हमारा उज्जैन, और दक्षिण की राजधानी थी महिष्मती, हमारा महेश्वर। तो आपको ये दोस्तों याद रखना है। मध्य प्रदेश के वर्तमान स्वरूप की ओर लोग चलते हैं दोस्तों। तो वर्तमान स्वरूप में हम देखते हैं कि उत्तर का जो सबसे उत्तरी जिला है वो है मुरैना। उत्तर का सबसे उत्तरी जो जिला है दोस्तों वो है मुरैना, और सबसे दक्षिणी जिला हमारे मध्य प्रदेश का वो है बुरहानपुर। और दोनों के बीच की दूरी है दोस्तों 605 किलोमीटर। क्या है दोस्तों? 605 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? 605 किलोमीटर। वैसे हम बात करते हैं, सबसे पश्चिमी जिला है अलीराजपुर। सबसे पश्चिमी जिला है दोस्तों अलीराजपुर और सबसे पूर्वी जिला है दोस्तों सिंगरौली, और दोनों के बीच की दूरी है 870 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 870 किलोमीटर। अर्थात हमारे मध्य प्रदेश की जो चौड़ाई हो गई वो 870 किलोमीटर हो गई, और जो हम उसकी जो लंबाई बोल सकते हैं या दक्षिण से उत्तर का जो फैलाव है वो है 605 किलोमीटर। आसान शब्दों में आपको बस इतना याद रखना है कि मध्य प्रदेश में सबसे उत्तर में जिला स्थित है मुरैना, सबसे दक्षिण में बुरहानपुर, सबसे पश्चिम में अलीराजपुर और सबसे पूर्वी है सिंगरौली। अब बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की। हमने बताया आपको कि मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों से लगी, मैंने लिखा भी है 5 राज्यों से लगी। दोस्तों, आपको 2 चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है। इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा सीमा, याद रखेंगे, सबसे ज्यादा सीमा राजस्थान से लगती है और सबसे कम सीमा लगती है गुजरात से। एक बार फिर से सुनिएगा, अगर हम सीमा की बात करें, लंबाई की बात करें, तो सबसे ज्यादा लंबाई जो मध्य प्रदेश शेयर करता है किसी अन्य राज्य से वो है राजस्थान, और सबसे कम लंबाई जो शेयर करता है वो है गुजरात। आपको ये चीज याद रखनी है। हाँ, आपको ये भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश के कितने जिले किस राज्य से कितने लगे हुए हैं। दोस्तों, जो सबसे कम सीमा शेयर कर रहा है गुजरात, उससे मात्र 2 राज्य लगे, 2 जिले लगे हैं, अलीराजपुर और झाबुआ। राजस्थान जो सबसे ज्यादा सीमा शेयर करता है उससे मात्र 11, मात्र इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि
यूपी से 13 जिले लगे। दोस्तों याद रखिएगा, यूपी से नंबर ऑफ जिले जो शेयर हो रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश के, वो ज्यादा जरूर है राजस्थान से, मगर राजस्थान की सीमा मध्य प्रदेश से ज्यादा लगती है। वहीं दोस्तों छत्तीसगढ़ से बात करें तो छत्तीसगढ़ के 7 जिले, छत्तीसगढ़ के हमारे जो है हमारे 7 जिले छत्तीसगढ़ से छूते हैं और मध्य प्रदेश के 9 जिले महाराष्ट्र से छूते हैं। तो आपको ये सारी चीजें दोस्तों याद रखना है। मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, ये पूछा जाता है दोस्तों। मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों को छूती है पूछा गया है, तो ये मध्य प्रदेश के 14 जिलों को छूती है। कितने जिलों को छूती है दोस्तों? 14 जिलों, मतलब मध्य प्रदेश के 14 जिले आपको याद रखना है कर्क रेखा को छूते हैं। वहीं दोस्तों अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो आपको याद रखना है, मैंने छोटा सा डायमेंशंस दोस्तों यहाँ बनाया है, बहुत आईएमपी है कि मध्य प्रदेश दक्षिण से उत्तर कितना फैला है, तो 21 डिग्री 6 मिनट, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, मतलब 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थन अक्षांश को बोलते हैं दोस्तों लैटिट्यूड। तो नॉर्थन लैटिट्यूड से 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थन लैटिट्यूड, ठीक है। और वैसे हम अगर पश्चिम से पूर्व फैलाव देखेंगे दोस्तों तो 79 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांश से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांश, दैट मींस 74 डिग्री 9 मिनट, ठीक है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ये इसके डायमेंशन है, ये आपको याद रखना है। यहाँ मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो यहाँ से पता लगती है, ये आपको याद रखना है। अब यहीं पर आप दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ी नदी है वो है नर्मदा, जो मेकार श्रेणी से बहते हुए ये बिल्कुल आपको अलीराजपुर से जाते हुए महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात में जाती है। ये हमारी नर्मदा नदी है, ये डायग्राम के थ्रू मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ। और ठीक नर्मदा नदी के ऊपर वाले भाग में आपको दोस्तों मिलेगा, नर्मदा नदी के ऊपर वाले भाग में जो पर्वत श्रृंखला मिलती है वो है विंध्याचल, वो है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। मैंने जिक्र करा था कि काफी नदियां यहाँ से निकलेगी और विंध्याचल नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है और नर्मदा नदी के दक्षिण में एक और आपको पर्वत श्रृंखला मिलेगी दोस्तों, इसका नाम है सतपुड़ा। ये आपको याद रखना है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नर्मदा नदी के दक्षिण में मिलती है और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला नर्मदा नदी के उत्तर में मिलती है। और इन दोनों पर्वत श्रृंखला के बीच में नर्मदा नदी भ्रंश घाटी के रूप में बहती है, अर्थात रिफ्ट वैली के रूप में। आपको ये दोस्तों हम आगे बढ़ते मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना के बारे में बात करते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना को 3 भागों में बांटा है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना को 3 भागों में बांटा है। मध्य उच्च प्रदेश, पहला आपको याद रखना है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा श्रेणी और तीसरा है पूर्वी पठार। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना को मतलब ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड करा है। फर्स्ट है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा श्रेणी और तीसरा है पूर्वी पठार। दोस्तों पूर्वी पठार के भी 3 भाग थे, जिसमें से एक भाग हमारे पास है, 2 भाग छत्तीसगढ़ को जा चुके हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने मध्य प्रदेश के भौगोलिक संरचना को यहाँ पर अच्छे से डायग्राम में समझाया है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना का पहला भाग आता है दोस्तों, पहला पॉइंट आता है मध्य उच्च प्रदेश। दोस्तों याद रखेंगे मध्य उच्च प्रदेश, इसके भी कई पार्ट हैं। इसका पहला पार्ट है मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे मध्य भारत का पठार मैंने बनाया है जो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। मध्य भारत का पठार ये पहला भाग है मध्य उच्च प्रदेश का। दूसरा है मालवा का पठार, दूसरा है मालवा का पठार। तो देखिए मालवा का पठार हमने यहाँ देखा है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भाग बनाता है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भाग बनाता है। तीसरा है दोस्तों बुंदेलखंड, तीसरा है दोस्तों बुंदेलखंड जो मैंने यहाँ बनाया है। बुंदेलखंड जो भी मैंने आपको लेक्चर में थोड़ी देर पहले बोला था, उस समय चेदी महाजनपद के नाम से भी जाना जाता था। चौथा है दोस्तों नर्मदा सोन घाटी, चौथा है दोस्तों नर्मदा सोन घाटी। ये देख लीजिए नर्मदा सोन घाटी आपको याद रखना है, ये भी मध्य उच्च प्रदेश का भाग है। और जो 5वां भाग है दोस्तों वो है
रीवा सतना का पठार, ये आपको याद रखना है। ये बनाया है मेरे दोस्तों रीवा सतना का पठार, तो आपको याद रखना है रीवा सतना का पठार, बुंदेलखंड, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार और नर्मदा सोन घाटी, ये सारे पांचों भाग मध्य उच्च प्रदेश के दोस्तों, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना के हम दूसरे भाग की ओर चलते हैं दोस्तों। दूसरा भाग जिसको कहा जाता है पूर्वी पठार, जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों, पूर्वी पठार। हाँ जी दोस्तों, आपको याद रखना है पूर्वी पठार में फ्रेंड्स ये याद रखना है कि इसके भी 3 भाग थे। इसके 3 भाग थे, पहला है बघेलखंड, पहला है बघेलखंड। तो देखिए दोस्तों, बघेलखंड मैंने यहां बनाया है बघेलखंड। दूसरा है छत्तीसगढ़ का मैदान, जो आज छत्तीसगढ़ में चला गया है। और तीसरा है दंडकारण्य प्रदेश। दोस्तों दंडकारण्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मैदान, ये दोनों ही भाग आज छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। अब हम मध्य प्रदेश के पहले भाग को हमने बताया जो 5 भागों में विभाजित था। मध्य उत्तर प्रदेश 5 भागों में विभाजित था। पूर्वी पठार 3 भागों में विभाजित था, जिसमें बुंदेलखंड हमारे पास है। बाकी 2 भाग कहाँ चले गए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में। तीसरा जो भाग पड़ता है दोस्तों वो है सतपुड़ा श्रेणी। तीसरा जो मध्य प्रदेश का भौगोलिक भाग का सबसे बड़ा भाग है वो है सतपुड़ा श्रेणी। इसको भी दोस्तों हमने 3 भागों में बांटा है। गुजरात के जो राजपिपला है वहां से लेकर बुरहानपुर तक, तो राजमहल की पहाड़ियां बोलते हैं उसको, तो गुजरात से लेकर बुरहानपुर तक आपको याद रखना है, इसको कहते हैं पश्चिमी सतपुड़ा। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या नाम है, पश्चिमी सतपुड़ा। और बुरहानपुर से लेकर शिवनी तक इसे कहते हैं पूर्वी सतपुड़ा। और बालाघाट से लेकर अनूपपुर तक जो तीसरा पार्ट बचा है उसे कहते हैं मैकाल श्रेणी। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, मैकाल श्रेणी। तो याद रखना है आपको कि सतपुड़ा को भी 3 भागों में बांटा है। गुजरात से लेकर बुरहानपुर तक पश्चिमी सतपुड़ा, फिर बुरहानपुर से लेकर शिवनी तक पूर्वी सतपुड़ा, और बालाघाट से लेकर अगर हम बात करें अनूपपुर तक तो वो है मैकाल श्रेणी। तो दोस्तों ये थी मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना, जिसमें हमने पहले मध्य उच्च प्रदेश की बात करी जिसके 5 भाग थे। फिर हमने पूर्वी पठार की बात करी जिसमें 3 भाग थे। छत्तीसगढ़ के विभाजन होने के बाद हमारे पास सिर्फ बुंदेलखंड बघेलखंड बचा है, और फिर सतपुड़ा श्रेणी जिसके 3 भाग थे। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है, प्री में भी से पूछा जाता है और मेंस में पूछा जाता है विस्तार से। तो आपको इसका एक ब्लॉक डायग्राम बना के और इस तरह से डायग्राम बनाकर अगर आप अच्छे से समझाएंगे तो 15 अंक आपके पूरे मिलेंगे आपको।